बहू, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? और ये क्या किया तुमने? पिछले 93 सालों से इस स्कूल के किसी सदस्य ने उस कमरे का ताला खोलना तो दूर, उसके आसपास भटकने की जुर्रत तक नहीं की। और तुम कल की आई लड़की, तुम्हें ना इस घर की मान मर्यादा का ख्याल है, ना रीत परंपरा का। अपने मनुष्य कदमों से तुमने उस श्रापित कमरे का न सिर्फ ताला खोला, बल्कि पंडित जी के लगाए हुए उस टोटके को भी। घोर अशुभ हुआ ठाकुर साहब, घोर अशुभ हुआ। 93 साल से दादाजी की लगी हुई सीमा ने अब तक इस शराब को रोके रखा, पर आज आपकी बहू रानी ने इस मर्यादा को तोड़ दिया। पापा प्लीज, मैं आप सबसे नन्ही की तरफ से माफी मांगता हूँ। ये उसकी नादानी थी। इस इमरती के कहने पे आके उसने ये हरकत की। पापा हुकुम, हमें क्या पता था हमारी बातों का बहू रानी पे इतना असर होगा। हमें माफ कर दीजिए। पूंजा का शराब, अब तो सब मरेंगे बापू साहब। एक एक करके मरेंगे सब, आप तो पहले जाएंगे। चुप हो जा नालायक, तुझे तो हम पहले ही नशे की वजह से खो चुके। पापा ये शराब वराब कुछ नहीं होता। आप लोग कैसी तकियानुसी बातों में यकीन रख रहे हैं। चुप रहे संजय, ये तू नहीं, ये थारे ऊपर चढ़ा इस शहरी लड़की का भूत बोल रहा है।
देख लिया विक्रमजीत, थारी लुगाई ने जो शहरी बहू लाने की जिद की थी, जे का क्या परिणाम निकला। हवेली में आते ही थारी मौत का दरवाजा खोल दिया। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भूल तो हुई है और इसका प्रायश्चित भी तुम्हें ही करना होगा। संजय, कल सुबह की पहली गाड़ी से तुम इसे इसके घर छोड़ के आओगे, हमेशा हमेशा के लिए। ये लड़की इस हवेली में दोबारा लौट कर नहीं आएगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? नलिनी को थोड़ा मौका तो दीजिए। खामोश, हमारे बेटे ने जो कह दिया सो कह दिया। और पंडित जी, कल सुबह ही इस हवेली में शुद्धिकरण का हवन होगा और फिर से वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा अगले 93 वर्षों के लिए। जैसे हुक्म राजमाता। और प्रार्थना करो सब कि वो शाप अभी भी सोया हुआ है को, वरना इस हवेली के हर पुरुष की जान खतरे में है। श्राप देता हूँ तुझे, आज के बाद तेरे घर में पैदा मेरे हाथों मरेगा। कौन है अंदर? कौन है? कौन है? क्या हुआ माँ? फिर कोई बुरा सपना देखो क्या? सपना नहीं रतन, कुछ तो हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। उस हवेली में लालच अपना फन फैलाए है। बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। चलो आप नलिनी को कहाँ लेके जा रहे हैं इंस्पेक्टर? संजय राठौड़, हमें अपना काम करने दें। पर मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कोई खून नहीं किया। हमें पूछताछ करनी है, पुलिस स्टेशन ले जाकर। मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। आपकी बात पर इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ उन्होंने खून नहीं किया। बस मिस्टर संजय, बस। मेरा बेटा एकदम सही कह रहा है, मेरी बहू एकदम बेकसूर है। सारे सबूत इनके खिलाफ हैं। बेहतर ये होगा कि आप कानूनी कार्रवाई में दखलंदाजी ना करें। ले चलो इनको। इंस्पेक्टर सुनिए, संजय, संजय, ये कल की छोरी के लेगी मेरे बेटे की जान। मारे विक्रमजीत को तो गुंजा के शाप ने मारा है। पूजा
हुकुम। आपके भाई साहब विक्रमजीत सिंह की कल रात किसी ने हत्या कर दी। उसी कमरे में? जी, उसी तांत्रिक हुंजा के कमरे में। काश हम उस कमरे को देख सकते एक बार। वरुण, ये संजय है, मेरे साथ अजमेर में मेयो कॉलेज में थे। तुम 2-3 वर्ष ही जूनियर थे मुझसे ना? राइट। हाय, इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक है? नहीं, सब ठीक नहीं है वरुण। इनकी पत्नी जी नलिनी जी को इन्हीं के पिताजी की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पर केडी, नलिनी मेरे पिता अपने ससुर का खून क्यों करेगी? केडी, मेरी वाइफ एक एमए टॉपर है, पढ़ी लिखी हिस्टोरियन है, मुंबई यूनिवर्सिटी में प्राचीन सभ्यता पे लेक्चरर है। इतनी सभ्य लड़की क्या ऐसी हरकत करेगी? मेरे पिता की पीठ में खंजर घोपेगी? तुम्हें किसी पर संदेह है? सारे या तो घर के लोग हैं या पुराने वफादार, पता नहीं। दादी साहब का तो ये कहना है कि ये सब हुंजा का शराब है। हुंजा कौन है? क्या है उसकी कहानी? आज से तकरीबन 93 साल पहले 1919 के करीब, जब मेरे परदादा श्री मोहर सिंह जी और भवरी देवी इस हवेली में रहा करते थे, ये उस वक्त की कहानी। परदादा साहब का कोई वारिस नहीं था। सालों की मिन्नतें और फरियादों के बाद भी उन दोनों की झोली खाली थी। पीर फकीरों के पास भटकते भटकते वो पहुंचे नाहड़गढ़ में एक तांत्रिक हुंजा के पास। हुंजा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो अपनी काली शक्तियों से वो उनके घर में औलाद की खुशी पैदा कर देगा। इसलिए उन्होंने हुंजा को अपनी हवेली में एक कमरा दे दिया। वो रोज रात को वहां पर जप करता, तंत्र मंत्र पढ़ता। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट स्वाहा। ठाकुर मोहर सिंह, मेरी तपस्या रंग लाई। आज से ठीक 10 महीने और 4 दिन बाद तुम्हारी पत्नी को एक औलाद होगी, एक लड़का। और उसके ठीक 2 साल 3 महीने और 8 दिन बाद फिर एक औलाद होगी, एक और लड़का। पहला लड़का तुम दोनों को मेरी तरफ से उपहार है, और दूसरा लड़का मेरी गुरु दक्षिणा। तुम्हें दूसरे लड़के को मुझे भेंट करना होगा, मेरा मुरीद बनाकर। बोलो, स्वीकार है? और जैसा हुंजा ने कहा वैसा ही हुआ। 10 महीने बाद मोहर सिंह के यहां पर एक बेटा हुआ, मेरे दादाजी। घर वालों ने तो हुंजा को अपना भगवान मान लिया, और उसके ठीक 2.5 साल बाद हुंजा की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हुई। दादाजी का दूसरा भाई हुआ, जिस पर हुंजा ने फौरन अपना हक जमाया। लेकिन ममता में कमजोर होकर दादी सा ने बच्चा देने से मना कर दिया। हुंजा महाराज, यदि आप चाहे तो हमारी आधी जायदाद मांग ले। धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, जमीन जो चाहे मांग ले, किंतु हमारी औलाद मत मांगिए। तुम अपने वादे से मुकर रहे हो ठाकुर? मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे अपना वादा याद है। किंतु जिस वक्त मैंने आपसे वादा किया था, उस वक्त न तो मैं पिता बना था और न ये माता। माँ बाप के लिए औलाद क्या होती है ये आज हम समझ पाए हैं। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हमारे बच्चों को बख्श दीजिए। घोर अपमान किया है तूने हमारा, घोर अपमान किया है। ये मेरा श्राप कि इस घर में पैदा होने वाला मर्द मर जाएगा, मर जाएगा। और हुंजा ने अपना मन बना लिया था। वो अपनी गुरु दक्षिणा लिए बगैर वहां से नहीं जाने वाला था। उस रात उसने उस बच्चे को वहां से उठा लिया। महाराज, महाराज जागिए, हमारा मुन्ना पालने में नहीं है। क्या कहा? हाँ महाराज, हमारा मुन्ना पालने में नहीं है। मुल्तान सिंह,
जल्दी घोड़े निकालो। हुंजा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मोहर सिंह जी हुंजा के पीछे निकल गए उसको पकड़ने। माता के मंदिर के टीले के पास उन्होंने और उनके आदमियों ने हुंजा को रोक लिया। उस बच्चे को छीना और फिर उनमें लड़ाई हुई और उस लड़ाई में हुंजा मारा गया। लेकिन मरने से पहले हुंजा ने मोहर सिंह को एक श्राप दिया। ठाकुर मोहर सिंह, मैंने तुझे संतान दी और तूने बदले में मेरी ही जान, तूने मेरी दया देखी, अभी मेरा कहर देख। श्राप देता हूं तुझे, आज के बाद तेरे घर में पैदा होने वाला हर मर्द, हर लड़का मरेगा, मेरे हाथों मरेगा। और इस बात का साक्षी मेरा ही घोड़ा है शमशेर। जितनी शक्तियां मुझ में हैं, मैं अपनी सारी शक्तियां अपने इस घोड़े को देता हूं। जा शमशेर जा। उसके अगले दिन मोहर सिंह जी ने हुंजा की लाश को उसी टीले के ऊपर दफन कर दिया और उसकी समाधि बना दी। और हमारी हवेली में जो कमरा उन्होंने हुंजा को दिया था, वो कुल पंडित द्वारा शुद्धि करवा के एक टोटका लगवा के उसको बंद करवा दिया गया और ये हुक्म दिया गया कि ये दरवाजा अब कभी नहीं खुले। और फिर नलिनी जी ने अपनी जिज्ञासा के चलते वो कमरा खोला। उसी समय में उसी कमरे में तुम्हारे पिताजी की हत्या हुई। हैरत की बात यह है, जब तक वो कमरा बंद था हमारा वंश सुरक्षित था, किसी को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब से वो दरवाजा खुला है, पता नहीं मैं क्या कहूं केडी। या तो ये किसी श्राप के कारण है या किसी इंसान के कारण, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, नलिनी ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरे पिता को कभी नहीं मार सकती। संजय, अदालत में इस श्राप का विवरण करना तो प्रश्न से बाहर है। अदालत इन बातों में नहीं मानती। पर तुम्हारी बातों के अनुसार मुझे लगता है कि कोई है जो तुम्हारी पत्नी नलिनी को फंसाना चाहता है। ये बात हमें साबित करनी होगी। इसके लिए आपको मेरे साथ मेहरगढ़ चलना पड़ेगा। कोई व्यक्ति आया था यहाँ जो छड़ी के सहारे चलता है। छड़ी के निशान है वहां। छड़ी तो मेरे चाचा जी इस्तेमाल करते हैं, मेरे पिताजी के छोटे भाई गौरव सिंह जी। पर उनकी और पिताजी की कभी नहीं बनी। पर छोटे हुक्म हुंजा की समाधि पर क्यों आएंगे? वो भी मृत्यु के इतने समय बाद। जो भी आया था यहाँ घोड़े पर आया था। घोड़े की नाल के निशान भी है। शमशेर? शमशेर कौन? हुंजा का घोड़ा। विक्रम सिंह जी, आप भी कैसी बातें करते हैं? एक घोड़े की उम्र 30 साल होती है और ये कहानी 100 साल पुरानी है। आपको क्या लगता है घोड़ा अभी तक जिंदा होगा? कुछ बातें समझ और सूझबूझ से परे होती हैं छोटे हुक्म। मरने से पहले हुंजा ने अपने घोड़े शमशेर से कहा था कि अब उस श्राप का रखवाला वही होगा। उसने अपनी सारी शक्तियां अपने घोड़े को दान में दे दी थी। हवेली में तो अब भी यही कहते हैं कि जिसने एक बार शमशेर को देख लिया वो अगले दिन का सूरज नहीं देखेगा। ये हम अदालत में कह सकेंगे? ढूंढो उसे किसी भी कीमत पर। जी हुकुम।
हमारे राजमाता है, ये हमारी माँ साहब। वो हमारे बड़े भाई उद्धव सिंह। यही वो जगह है सर जहां पर पिताजी की लाश मिली अगले दिन। इस कमरे की किसी वस्तु को किसी ने छुआ या हिलाया तो नहीं? नहीं तो बस आखिरी बार मालिनी यहाँ आई थी, उसके बाद पिताजी। हम में से कोई भी यहाँ पर नहीं। क्या ये तांत्रिक हुंजा और उसके घोड़े का चित्र है? जी हाँ। लगता है इस चित्र को किसी ने हिलाया है, क्योंकि इसे लटकाने से पीछे दीवार पर जो आकार पड़ी है वहां से ये तिरछा है। पर हुंजा की तस्वीर कोई क्यों हिलाएगा? वरुण, जरा सहायता कर मेरी। ये तो कोई कानूनी कागजात है। ये जमीन मुंबई में कहीं पालगढ़ में है, किसी जमुना लाल बिष्ट के नाम। जानते हैं आप इन्हें? नहीं, मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ। इनफैक्ट पापा ने भी कभी इनके बारे में कोई बात नहीं की। सर, आपको लगता है इस जमीन के पेपर्स का ठाकुर विक्रमजीत की हत्या से कोई कनेक्शन है? कुछ प्रश्नों के उत्तर अदालत में दिए जाते हैं। हुकुम, आज से 93 साल पहले सन 1919 में राठौर राजघराने को हुंजा नाम के तांत्रिक ने श्राप दिया था कि इस राजघराने का हर मर्द दर्दनाक मौत मरेगा। ये मेरा श्राप कि इस घर में पैदा होने वाला मर्द मर जाएगा। फिर अचानक आज से 7 दिन पहले ठाकुर विक्रमजीत सिंह की लाश उनकी अपनी हवेली में हुंजा की कोठरी में ही मिलती और उनकी पीठ पर ये शाही खंजर घुपा हुआ था। मेहरगढ़ के लोगों का यह भी मानना है कि हुंजा की आत्मा ने लौटकर ठाकुर विक्रमजीत सिंह से बदला लिया और अपना श्राप सच साबित किया। पर 100 बात की एक बात, आज के युग में मैं और आप इस कहानी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, जबकि ये कहानी कुछ और ही बयान कर रही है। हुकुम, इस खंजर पर किसी तांत्रिक हुंजा के निशान नहीं, इस लड़की की उंगलियों के निशान। इस लड़की ने अपने ससुर की पीठ में छुरा घोंपा। जी नहीं, मैंने उनकी हत्या नहीं की है। ये लड़की मिस नलिनी रूंगटा मुंबई से 3 साल पहले ये श्रीमान संजय सिंह राठौर से मुंबई में मिली एक पार्टी में। बात दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में, और फिर प्यार परवान चढ़ा और इस हद तक कि 4 महीने पहले ये बहू बनकर मेहरगढ़ की हवेली में आ गई। और तब से आज तक इन्होंने इस हवेली के कायदे कानून और रस्मों तक का पालन नहीं किया, जबकि ये उल्टे। जज साहब, प्लीज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सर, मैं एक हिस्टोरियन हूँ और बचपन से ही मुझे प्राचीन काल और इतिहास का बहुत शौक रहा है। और जब शादी करके मैं इस हवेली में आई तो हमारी नौकरानी इमरती से मुझे उस बंद कमरे के रहस्य के बारे में पता चला।
सोचने लगी कि पता नहीं इतने सालों से इतिहास का कौन सा रहस्य उस कमरे में कैद है, और बेवकूफी में आके मैंने उस कमरे का ताला तोड़ दिया। और 100 बात की एक बात, आपने उस रात अपने ससुर की हत्या कर दी। जी नहीं, उस रात तो मैं अपने हस्बैंड संजय के साथ अपने बेडरूम में सोई थी। तो फिर इस खंजर पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे? इस खंजर पर इनकी उंगलियों के निशान इस कारण है क्योंकि सर्वप्रथम बार जब ये उस कक्ष में गई थी, इन्होंने मेज पर से ये खंजर उठाई। स्पष्ट है कि इसी बात का लाभ उठाकर किसी ने इन्हें फंसाया है। और वो पायल जो कि विक्रमजीत सिंह की लाश के पास से मिली। सर मुझे नहीं पता। और आपकी वो चप्पल, ये चप्पल जिसपे विक्रमजीत सिंह के खून के निशान थे। मुझे नहीं पता ये सब कैसे। तो आपके पास एक ही जवाब बचा है कि मैं नींद में थी, उठी, मैंने खंजर उठाया और विक्रमजीत सिंह का खून कर दिया। मिस्टर झांझर, हत्या का उद्देश्य क्या है इस केस में? क्यों करेगी ये अपने ससुर की हत्या? क्या प्राप्त होगा इन्हें ऐसा करके? अपने पति का सुख या परिवार वालों की प्रशंसा? क्यों अपने ही हाथों से ही अपने जीवन का सर्वनाश करेंगी? क्यों करेंगी ऐसा? इनके जीवन का सर्वनाश तो उसी रात को ही हो गया था। इनके घर वालों से पूछ लीजिए। ठाकुर उदय सिंह राठौर। जी, उस रात पापा ने कहा था कि संजय, कल सुबह की पहली गाड़ी से तुम इसे इसके घर छोड़ के आओगे, हमेशा हमेशा के लिए। यानी कि नलिनी जी और संजय का रिश्ता खत्म। जी, आपको नहीं लगता कि इस घटना के बाद नलिनी जी के मन में आपके पिता के प्रति घृणा, नफरत बढ़ गई हो? हुकुम, एक औरत से उसके पति को छीनना ये कोई साधारण घटना नहीं है। जी, मैं भी मानता हूं। नलिनी ने ही पापा की जान ली। केवल यही वजह नहीं थी, असल वजह कुछ और ही थी। असल वजह थी मिस नलिनी, आपने ये विवाह प्रेम की भावना से नहीं बल्कि प्रतिशोध लेने की भावना से किया था। ये क्या कह रहे हैं आप? आप यहाँ आई थी विक्रमजीत सिंह की हत्या करने। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जाइए मिस्टर भनोट। मिस्टर झांझर, आपने ये जो आरोप लगाया है, ये जितना संगीन है उतना ही रहस्यमय है। कृपया कर जरा समझाएंगे हमें क्या कहना चाहते हैं आप? नलिनी जी, जमुना लाल बिष्ट, नाम सुना है आपने? क्या हुआ पाठक जी, ये नाम आपने पहले सुना है? श्री जमुना लाल बिष्ट। ये जमीन मुंबई में कहीं पालगढ़ में है, किसी जमुना लाल बिष्ट के नाम। नलिनी जी, जमुना लाल बिष्ट कौन? बोलिए ना। जी, वो मेरे नाना थे। आज से 30 साल पहले मुंबई के बाहर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन थी, पालघर के पास। जी, हमारी पुश्तैनी जमीन, खेत, हवेली। आजकल उसका मालिक कौन है?
मुझे नहीं पता। आप जानती? देखिए, आज से 30 साल पहले एक व्यापारी ने मेरे नाना जी को धोखा देकर वो सारी पुश्तैनी जमीन उनसे हथिया ली थी। और इसी वजह से आपके नाना को सदमा पहुंचा और दिल के दौरे की वजह से उनका निधन हो गया। और आपका पूरा के पूरा ननिहाल अमीरी की ऊंचाइयों से गिरकर गरीबी के दलदल में फंस गया। और आज भी वही है। 100 बात की एक बात, यानी कि एक आदमी की वजह से आपका पूरा के पूरा परिवार तबाह। क्या था उस व्यापारी का नाम? नलिनी जी, मैं उस व्यापारी का नाम पूछ रहा हूं। नलिनी जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। उस व्यापारी का नाम बताइए। जी, विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह राठौर। साइलेंस इन द कोर्ट। अब समझे पाठक जी, नलिनी जी ने इस घर में शादी क्यों की? अपने नाना को उसका हक दिलाने के लिए और ठाकुर विक्रम सिंह को उनके किए की सजा देने के लिए। नलिनी जी, हमें इस राज के बारे में कभी पता नहीं चलता अगर हमारे हाथ वो चिट्ठी नहीं आती जो आपकी अलमारी से आपकी और चीजों के साथ हमें मिली। कैसी चिट्ठी? क्या लिखा है उस चिट्ठी में? हुकुम। ये चिट्ठी नलिनी जी ने अपनी नानी को अपनी शादी के 3 दिन बाद लिखी थी। और ये हैंडराइटिंग नलिनी जी की है। इसकी तकसीद हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने की है। प्यारी नानी, आपको खुशी होगी ये जानकर कि अब मैं उस घर में पहुंची हूं जिसने हमारे घर को बर्बाद किया था। और बहुत जल्द मैं उस जमीन के पेपर ढूंढकर विक्रमजीत सिंह को उसके किए की सजा दिलाकर 30 साल बाद हमें इंसाफ मिलेगा। और ये है इसका इंसाफ, वो खंजर। एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हें इंसाफ चाहिए। मैं अपने पापा, घर वाले, सबसे लड़के तुम्हें तुम्हारी नाना जी की प्रॉपर्टी दिलाता। संजय, ये सब क्या कह रहे हो तुम? पर तुमने तो पक्का इरादा बना लिया था। मुझसे प्यार का नाटक किया सिर्फ इसलिए ताकि तुम मेरे पिताजी तक पहुंच सको। और उस दिन भी तुम उस कमरे में कोई इतिहास ढूंढने नहीं, बल्कि अपनी नाना जी की प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढने गई थी। नहीं संजय, तुमसे मेरा प्यार कभी झूठ नहीं था।
हाँ, मैं मानती हूँ कि तुमसे सगाई होने के बाद जब मुझे ये पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पापा थे जिन्होंने मेरे घर को बर्बाद किया था, तो मैंने सोचा था कि एक बार शादी करके इस हवेली में आ जाऊं तो उनसे बदला लूंगी। इसीलिए मैंने अपनी नानी को वो लेटर लिखा था, पर मैंने पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैंने अपना इरादा बदल लिया था। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी। इनफैक्ट मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती थी, पर झूठ झूठ सब झूठ। मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं। उदय भैया शुरू से कहते थे कि पिताजी का खून तुमने किया, और मैं तुम्हें बचाने के लिए शहर गया, केडी के पास गया। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, बहुत बड़ा। संजय लिसन टू मी। संजय, मैंने नहीं मारा उनको। संजय, हवेली के बारे में क्या सोच रही है अम्मा? जो कुछ हुआ वो में थारे का कसूर? सब मारो कसूर है। मुझे उसे कुछ नहीं बताना चाहिए था, कुछ नहीं। सीधा छोटे हुकुम। इस चेक की कोई आवश्यकता नहीं थी संजय जी। केस तो अभी शुरू हुआ है। आपके और मेरे लिए खत्म हो चुका है। मैं ये केस वापस लेना चाहता हूँ। लेकिन जिसकी दुहाई देके मैं आपके पास आया था, उसी पे मुझे खुद यकीन नहीं रहा, तो आप केस लड़के क्या करेंगे? आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर अब आप यहाँ से जा सकते हैं। नलिनी को उसकी किए की सजा कानून देगा। देखिए संजय जी, नलिनी यहाँ से निर्दोष। जा सकते हैं मिस्टर पाठक। वीरमान सिंह जी, इनको एयरपोर्ट लेके जाइए। केडी साहब, पहली बार बिना केस सॉल्व किए हमें वापस लौटना पड़ रहा है। It's always the first time. अच्छा हुआ आप वापस जा रहे हो केडी साहब, वरना दोनों ही सूरतों में आपकी हार होती। ना ही आप नलिनी बहू को बचा सकते हो और ना ही तांत्रिक होजा को पकड़वा सकते हो। उठिए मौसा। हुंजा का घोड़ा, उसका घोड़ा। शमशेर, मासा, ये क्या बात कर रही हैं आप? हवेली में घोड़ा? हाँ, हम अपने कमरे में जा रहे थे, हमने घोड़े के चलने की आवाज सुनी। का घोड़ा, उसका श्राप, उसका घोड़ा, वो लौट आया है। कहाँ देखा था आपने उस घोड़े को? यहाँ। लेकिन अजय, यहाँ तो घोड़े के होने का कोई चिन्ह नहीं, कोई निशानी नहीं। अचानक हवेली में घोड़ा आएगा कैसे? आकर गायब कैसे हो गया? तुम यहाँ हमारे पोते के बुलावे पर आए थे, पर अब रुकोगे हमारे कहने पर। अपने बेटे की लाश को देखा है हमने, और एक माँ होके इतना ही कह सकते हूँ कि उसकी मौत कोई आम मौत नहीं थी।
थारे को मारे बेटे के हत्यारे को ढूंढना ही होगा। विनती है, फिर चाहे वो इस दुनिया का हो या किसी और दुनिया का। हुकुम, जे मिला है। लगता है हमसे पहले कोई और यहाँ आया था। राजमाता ने हमें इस हवेली में रोक तो लिया, पर तांत्रिक की घोड़े की स्टोरी। सर, इस हवेली में घोड़ा कहाँ से आ सकता है? चल। रुकिए, आप इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? आज अमावस है, काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर हैं। फिर तो हम अवश्य उनसे मिलना चाहेंगे। और फिर ठकुराइन ने इसी कक्ष में तांत्रिक हुंजा के घोड़े को देखा था। किसी न किसी को तो घोड़े की लगाम थामनी है। आत्मा की ना कोई नाल होती है, ना कोई लगाम। अभी भी समय है, वापस अपने शहर चले जाओ। पूरा आत्मा की तरह डायलॉग बोलता है। क्या हुआ? शायद बाहर से किसी ने हमें बंद कर दिया। शायद चाहते होंगे कि हम केस सुलझाकर ही बाहर निकले। यहाँ आ जा, हुंजा के घोड़े को ढूंढते हैं। कौन सा घोड़ा सर? ना पैरों के निशान है ना कुछ और सर इस तस्वीर को देखिए। हुंजा क्या लुक दे रहे, लगता है जैसे तस्वीर से बाहर निकलकर हम दोनों को भस्म कर देगा। तो देख मत ना उसकी तरफ। इस कमरे की खिड़कियां अंदर से पूरी तरह बंद है, यानी कि अगर ये दरवाजा बंद हो तो इस कमरे में आने का और कोई तरीका नहीं। वो डिब्बा देख रहे हैं? बाहर से 30 साल की धूल जमी है, लेकिन अंदर से बिल्कुल साफ। इसका अर्थ यह हुआ कि इसे हाल ही में खोला गया था। सर शायद नलिनी ने खोला होगा। नलिनी क्यों खोलेगी? इतने छोटे डिब्बे में क्या अपने नाना जी के जायदाद के कागजात ढूंढ रही थी या कुछ और ढूंढ रही थी? उसी से पूछना पड़ेगा। चल यहां से निकलते। ये दरवाजा किसी ने दरवाजा बंद कर दिया था बाहर से, इसके जरिए। वो तो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो। आपने वास्तव में इस कक्ष में वो घोड़ा देखा था? वो बहू रानी, वैसे आपने यहाँ रुककर बहुत अच्छा किया। इस हवेली में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है मैं उस कमरे में नाना जी की जमीन के पेपर्स लेने गई थी? सर, मुझे तो ये तक नहीं पता है कि वो पेपर्स उस कमरे में थे। हाँ, उसी कमरे में थी, तांत्रिक हुंजा के तस्वीर के पीछे। और वो तस्वीर हिलाई भी गई थी। पर मैंने उस तस्वीर को हाथ तक नहीं लगाया। जानता हूं, आप चाहती तो भी उसे हिला नहीं पाती। उस तस्वीर के पीछे से कागजात निकालने के लिए मुझे वरुण की सहायता लेनी पड़ी थी। उस कमरे में एक जेवरों का डिब्बा था, उसे छुआ था आपने? नहीं तो। कौन है जो वहां कुछ ढूंढ रहा था?
कहाँ जा सकती है वो? कहाँ? ढूंढो उसे, ढूंढो। सुनिए पंडित जी, हम नहीं चाहते कि अब ये मनुष्य कमरा अब और खुला रहे। इस पर फिर से ताला लग जाना चाहिए। और दादी साहब, पुलिस ने मना किया इस कमरे को बंद करने से। तो फिर उस हुंजा तांत्रिक की अंदर रखी हुई सारी सामग्री को जला के भस्म कर दो। हम नहीं चाहते कि उसका साया भी पड़े हमारी हवेली पर। जी राजमाता, हम आज ही हुंजा की सारी सामग्री इस कक्ष से बाहर फेंक देते हैं। चलिए। ये क्या? हमें तो पता ही नहीं था। राजमाता को बताना होगा। हुंजा का घोड़ा। ओके मिस्टर वर्मा। घोड़े के पैरों के निशान। हुंजा लौट आया है। बहू रानी ने उसका कमरा खोलकर उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया है। हमारे कुल पंडित को मारकर उसने ये साबित कर दिया है कि अब कोई भी शक्ति हमें नहीं बचा सकती। सबकी मौत होगी। ये मट्टी मैंने कहीं देखी है। ऐसी मिट्टी तो पंडित जी की लाश के पास मिली थी। और ये समाधि का जो पत्थर है, ये हिला हुआ है। कोई इस समाधि को क्यों खोलना चाहेगा? कोई नहीं, स्वयं हुंजा। ये आप क्या कह रहे वीरमान जी? एक मरा हुआ इंसान अपनी समाधि से कैसे बाहर निकल सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। वहां देखिए, वो निशान। किसी ने इस समाधि के पत्थर को लोहे के सलिए से खोलने की कोशिश की है। हुंजा के समाधि की मिट्टी है। इसका अर्थ यह हुआ वरुण की कोई है जो कुछ ढूंढ रहा है। और जब वो वस्तु उसे हुंजा के कमरे में नहीं मिली, तब उसने हुंजा की समाधि को तोड़कर वहां ढूंढा। लेकिन नलिनी को तो इस बात का कोई ज्ञान नहीं। कौन हो सकता है? के बात से बेटा, तारे को अभी भी लगता है कि ये किसी इंसान का रचा हुआ षड्यंत्र है। राजमाता जी, ये जो हुंजा तांत्रिक था, उसके बारे में अब हमें कुछ बता सकती हैं? बस यही कि वो हुंजा नाहरगढ़ इलाके से हमारे यहाँ आए थे। क्या आज भी नाहरगढ़ में उनका कोई रिश्तेदार, कोई परिजन है? नहीं बेटा, लेकिन यहाँ से 150 किलोमीटर दूर देवगांव में उसकी भांजी दुर्गा रहती है। सुना से कि हुंजा के परिवार का इकलौता जीवित सबूत वही बुढ़िया से। पर क्या खोज रहे हो तुम हुंजा के बारे में? जी नहीं, मैं हुंजा के बारे में नहीं खोज रहा। मैं उस व्यक्ति को खोज रहा हूँ जो हुंजा के बारे में खोज रहा है। राजमाता, दुर्गा का पता है आपके पास? दुर्गा देवी हमारी नानी है साहब, और हुंजा हमारी नाना के मामा थे। अब हमारा उनसे कोई लेना देना ना है। देखो, मेहरगढ़ हवेली में हुई मौतों के बारे में तुमने पढ़ा ही होगा। लोगों का कहना है कि
हुंजा फिर से जिंदा होकर वापस आ गया। मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो गया साहब। हमें इससे कुछ नहीं लेना देना, हमें माफ करो साहब। राजमाता का कहना है कि सिर्फ तुम्हारी नानी हुंजा के बारे में जानती है, उसके रहस्यों के बारे में जानती है। कोई है जो हुंजा के कमरे में कुछ ढूंढ रहा है, उसकी समाधि तोड़कर उसकी लाश निकालने की कोशिश में। लाश? हुंजा के पास कुछ अमूल्यवान कीमती चीज थी जो कोई आज उसे ढूंढ रहा है। उस छोरे को हमारे पास ले आ बेटा। आइए साहब। यही है फसाद की जड़, मेघमणि। मेघमणि ये वो जादुई पत्थर है जो बादलों में बनता है, आसमां में, जो केवल देवी देवताओं के पास होता है। पूजा मामा ने अपने तंत्र और सिद्धि से इसे प्राप्त किया था। कुछ खास शक्ति थी इस पत्थर में? शक्ति? पूजा मामा की सारी काली शक्तियों का एकमात्र केंद्र यही पत्थर था बेटा। जिसके पास ये पत्थर होता है वो सब कुछ कर सकता है। दुनिया की सारी शक्ति उसके पैरों में समा जाएगी। रंग को राजा बना देता है ये पत्थर। अम्मा, मुझसे पहले कोई और आया था यहाँ आपसे मेघमणि के बारे में पूछने के लिए? हवेली में से सेवक जरीबा। हाँ साहब, हम गए थे उस बुढ़िया दुर्गा से मिलने, मेघमणि का पता करने के लिए। लेकिन हुकुम इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो सेवक हैं। हमें कहा गया था मेघमणि का पता करो, तो हम चले गए पता करने। किसने भेजा था आपको? जी, वीरमन सिंह जी। योर ऑनर, मैं वीरमन सिंह जी को कटघरे में बुलाना चाहूँ। एक मिनट, ये कोई मेघमणि के खोज की कहानी नहीं है। ये विक्रमजीत के कत्ल का केस है, कत्ल का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रोसिक्यूटर साहब, योर ऑनर। ये विक्रमजीत सिंह जी की हत्या का केस है और मुझे पूरा विश्वास है कि विक्रमजीत सिंह जी की हत्या इसी मणि को पाने के लिए की गई है। कोई इस बहुत ही अमूल्य पत्थर के द्वारा शक्तिशाली बनना चाहता था, योर ऑनर। और यही कारण था कि जब हवेली के पंडित ओमकार नाथ जी को इस बारे में पता चला तो उनकी भी हत्या कर दी गई ताकि ये बात न फैले। ये सब एक पत्थर के लिए, एक मामूली पत्थर के लिए? वाह, वेरी गुड। और इसे आप साबित कैसे करेंगे? करूंगा मिस्टर झांझर, अगर आप करने देंगे तो। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, एडीसी वीरमन सिंह जी। मैंने ही जरीबा को उस हुंजा की भांजी दुर्गा देवी के पास भेजा था, ये पता करने के लिए कि वो मेघमणि कहाँ है। क्यों? 90 वर्ष बाद अचानक उस मणि के बारे में आपकी जिज्ञासा क्यों जागी? उस पत्थर के बारे में तो हमारे बाप दादा हमें बताते थे। इतने सालों से हम इसी सोच में थे कि कब वो पत्थर, वो मणि हमारे हाथ लगेगी और हम एक नौकर से साहूकार बन जाएंगे। तो क्या पता लगाया आपने उस पत्थर के बारे में? वो पत्थर इसी हवेली में हुंजा के कमरे में था। ऐसी तो उस पत्थर को, उस मणि को पाने के लिए आपको वो कक्ष खोलना पड़ता। इसीलिए आपने जरीबा और इमरती द्वारा बेचारी नलिनी जी को फंसा दिया। अपनी बंदूक इनके कांधे पर रखकर चलाई, इनसे वो कमरा खुलवाया ताकि अंदर दाखिल होकर आप वो मणि ढूंढ सके। साहब, वीरमन सिंह जी ने हमसे कहा था कि छोटी बहू को उस कमरे के बारे में और हुंजा के किस्से सुनाते रहना, उसे हमेशा उकसाते रहना, उस कमरे का दरवाजा खोलने के लिए। हमने वही किया जो हमसे कहा था। बोलिए वीरमन सिंह जी, अब तो जरीबा और इमरती ने भी कहा है कि आप ही ने उन दोनों को काम पर लगाया था। जी, बहुरानी के जरिए हम वो कमरा खुलवाकर मेघमणि तक पहुंचना चाहते थे। जी जी जी, और नलिनी जी ने वो कक्ष खोला, आप अंदर दाखिल हुए उस मणि को ढूंढने, किंतु दुर्भाग्यवश ठाकुर विक्रमजीत सिंह जी आ गए और उसके बाद
नहीं, भवानी कसम, हम उस रात उस कमरे में गए ही नहीं, ना उस मणि की वजह से और ना किसी और वजह से। वीरमन सिंह जी, वो मणि इस समय कहाँ है? वो मणि अब हमारे पास नहीं है और ना ही हवेली के उस कमरे में है। वीरमन सिंह जी, क्या यह संभव है कि वो मणि तांत्रिक हुंजा के गले में पड़ी हुई हो और उनके साथ उस मणि को भी गाड़ दिया गया हो उनकी समाधि में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि समाधि के साथ भी छेड़खानी की गई थी, वहाँ भी खोज की गई थी उस मणि की। यदि ऐसा है तो ये सवाल आप हमसे नहीं, छोटे हुकुम गौरव सिंह जी से कीजिए, क्योंकि हमारी तरह उन्हें भी मेघमणि की तलाश रहती थी और समाधि के टीले में कई बार देखा है हमने उन्हें। हाँ, हम मानते हैं कि हम भी कई बरसों से हुंजा की उस मेघमणि की तलाश में हैं। लेकिन इसमें अपराध क्या है? कोई अपराध नहीं। अरे 100 बात की एक बात, अरे उस रात तो आप हवेली में थे ही नहीं, और जब आप वहां नहीं थे तो आप विक्रमजीत सिंह को कैसे मार सकते हैं? हाँ, कैसे मार सकते हैं? किंतु ये बात तो सच है कि आप तांत्रिक हुंजा की समाधि पर अक्सर जाते थे और आप ही ने उनकी समाधि को खुलवाया। जी हाँ, हमने उस समाधि को खुलवाया उस मणि की तलाश में, लेकिन हमें लगता है कि हमसे पहले ही उस मणि को वहां से किसी और ने चुरा लिया और इसीलिए हमें उस तावीज का केवल आधा हिस्सा मिला, वो भी बिना पत्थर के। तो क्या लगता है आपको गौरव सिंह जी, किसने चुराया होगा वो पत्थर, वो मणि? पता नहीं, लेकिन वो जो भी है इस हवेली का ही एक सदस्य। आप उस तक पहुंचिए, हमारे भाई का कातिल आपको अपने आप मिल जाएगा। कातिल कोई और नहीं, ये लड़की है जिसने अपने नाना के जमीन के कागजात के लिए वो दरवाजा खोला। झांझर, उन कागजों के बारे में ना नलिनी जानती थी ना कोई और। प्रश्न मेरा आपसे ये है कि वो कक्ष तो 90 वर्षों से बंद था, तो 30 साल पुराने जो कागज थे वो उस कक्ष के अंदर लगे हुए उस चित्र के पीछे कैसे आ गए? पाठक जी, हो सकता है कि 30 साल पहले विक्रमजीत सिंह ने उन कागजात को वहां रखा हो सकता है। अब भले ही उस दरवाजे पर ताला लगा हो, वो कक्ष पूरी तरह से चारों तरफ से बंद हो, विक्रमजीत सिंह जी तो उस हवेली के मालिक थे, चाहे जो कर सकते थे, किंतु ऐसा है नहीं। मिस्टर झांझर, अगर ऐसा होता तो इन कागजों पर 30 साल पुरानी मिट्टी लगी होती, कहीं ना कहीं दीमक लग गई होती, फटे पुराने होते ये कागज, किंतु ऐसा है नहीं। और ऑनर, ये तो बिल्कुल नए हैं जैसे 30 साल पहले थे, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया था और उसी रात इन कागजों को उस तस्वीर के पीछे रखा गया ताकि बेचारी नलिनी जी को फंसाया जा सके। और ऐसा किसने किया होगा? ऐसा करेगा वही व्यक्ति जो उसी रात उस कक्ष में दाखिल हुआ था, 2 कारणों से। प्रथम, नलिनी जी को फंसाना, द्वितीय, उस नागमणि को खोजना। लेकिन मिस्टर पाठक, उस कमरे में नलिनी जी के अलावा किसी ने किसी और को नहीं देखा। विचित्र बात है, ठाकुराइन संदली जी का कहना है कि उन्होंने वहां तांत्रिक पूजा के घोड़े को लो, कर लो बात। अब घोड़ा कातिल हो गया हुकुम। अब यही तो श्राप था मिस्टर झांझर, कि तांत्रिक पूजा का घोड़ा ही बदला लेगा। क्यों संदली जी, देखा था ना? ठाकुराइन, कृपया कर अदालत को बताएं कि आपने उस कमरे में उस रात तांत्रिक हुंजा के घोड़े शमशेर को देखा था या नहीं? नहीं।
नहीं, अर्थात आपने तो बताया, झूठ क्यों बोला था आपने सबसे? तो क्या करती मैं? संजय ने आपको केस छोड़कर जाने के लिए कह दिया था और आप हवेली छोड़कर जा भी रहे थे, और ऐसा होता तो मेरी बहू नलिनी को कोई नहीं बचा पाता। आपको रोकने के लिए ही मैंने झूठ बोला। अर्थात मुझे रोकने के लिए हाँ, ताकि राजमाता को लगे ये वाकई जो घटनाएं हो रही हैं सब एक चमत्कारिक घटनाएं हैं, और उनका नलिनी के ऊपर से शक थोड़ा कम हो जाए। और ऐसा हुआ भी। मेरे झूठ बोलने से उन्होंने आपको हवेली में रोक लिया। संजय बेटा, नलिनी ने तुम्हारे पिता का कत्ल नहीं किया, ये किसी और की चाल है, और हमें शक है वीरमान जी पर और हमारे देवर गौरव सिंह जी पर। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। इन दोनों की मिली भगत ने मेघमणि के पत्थर को ढूंढने के लालच में इन्होंने हमारे पति को मार डाला। हम तो आपको अपने घर का वफादार समझते थे ना, और आपने हमारे ही घर में आग लगा दी। ये आपने अच्छा नहीं किया। ये क्या हो रहा है जज साहब? हुकुम, ये लोग कहानी को कहां से कहां पहुंचा दें? अरे बात तो ये थी कि नलिनी जी हत्यारिन है, कातिल है, और अब तो कहानी में मेघमणि, घोड़ा, पत्थर, देवर, एडीसी। मिस्टर पाठक, ये जो आपकी पत्थर वाली थ्योरी है ना, ये आप तभी साबित कर सकते हैं जब आप उस व्यक्ति को यहाँ लाएं जिसके पास वो पत्थर है, और वो यहाँ अदालत में खड़ा होकर कह सके कि मेरे पास वो पत्थर है और मैंने इस पत्थर के लिए विक्रमजीत सिंह की हत्या की। क्या ऐसा कर सकते हैं आप? इतने सालों से हम सोच रहे थे कि इस घर में शैतान उस कमरे में कैद है, लेकिन नहीं, शैतान तो तुम लोगों के दिलों में मौजूद था। हमेशा से ही लालच, ईर्ष्या का वो दाना जिसने हमारी बेटी की जान ले ली। अभी भी समय है, कोर्ट कचहरी में तो बात सालों तक खींचती चली जाएगी। हमारे सामने अपने गुनाह को कबूल कर लो। बोलो, किसने जान ली है विक्रमजीत की? राजमाता, हो सकता है घर वालों में से किसी का काम ना हो, किसी बाहर वाले का काम हो। नहीं संजय, ये काम घर के ही किसी भेदी का है। हमें बस तुम दोनों की चिंता है, और दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी केडी पाठक इस केस को सुलझाकर नलिनी को रिहा करा दे। और तुम दोनों ने बेवजह ही उस बेचारी नलिनी के ऊपर शक किया। आप चिंता मत कीजिए मां साहब, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तू मां के साथ रहे और मैं अभी आया। लालचंद जी, क्या कीमत लगाई आपने इस पत्थर की? हाँ, पर कीमत मैं इसकी पूरी ही लूंगा। 8 करोड़ से ना इधर ना उधर। इस मेघमणि को लेकर सॉरी, जी बात भी है। ये गाड़ी को अभी खराब होना था साला। देखता हूं।
इंस्पेक्टर, ये उदय जी का फोन। इस पर से अंतिम कॉल किसी लालचंद नामक जौहरी को किया गया था, जिनका ये कहना है कि उदय जी उन्हें मेघमणि बेचना चाहते थे। मेघमणि उदय के पास है? जी नहीं राजमाता जी, मुझे लगता है थी इनके पास, क्योंकि ये खाली पोटली मिली है इनके पास से, शायद किसी ने चुरा ली। लाश के पास घोड़े के निशान भी। ये सब क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं सच में हुंजा की आत्मा ये अपना मेघमणि लेने तो वापस नहीं आ गई? यहाँ कोई आत्मा नहीं। हमें क्षमा कर दें राजमाता, इन सभी मौतों के जिम्मेदार हम ही हैं। ठाकुर विक्रमजीत सिंह, पुजारी ओंकारनाथ, कुमार उदय सिंह की जान। उस मेघमणि ने ली। वो मेघमणि कहाँ है? मेघमणि कहाँ है? सेठी साहब, अबे जो भी कहेगा पुलिस थाने में जाकर कहेगा। चलो वीरमान सिंह। वीरमान सिंह जी, आपने अचानक अपना जुर्म कबूल कर लिया, इसके पीछे कोई विशेष कारण? क्योंकि हमारा सोया हुआ जमीर एक बार फिर जाग उठा। राठौर परिवार के लिए हमारे बाप दादा, हमारी पुश्तों ने जाने दी, सदियों से उनका नमक खाया, उनके वफादार रहे, लेकिन हमारे एक लालच की वजह से लाशों के ढेर लग गए। तो सचमुच आपने विक्रमजीत सिंह जी की हत्या की है? हम गुनहगार हैं और हमारी सजा मौत होनी चाहिए। अब आपकी सजा क्या होगी ये तो अदालत ही सुनाएगी आपको। पश्चाताप में आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। क्या बात है केडी बेटा, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? आप सबको एक विशेष बात बतानी थी। आपके एडीसी वीरमन सिंह जी ने पुलिस के सामने ये स्वीकार किया है कि सारी हत्याएं उन्हीं ने की है, और गुप्त रीत से मुझे बताया है कि वो जानते हैं मेघमणि कहाँ है। दरअसल ये पत्थर पहले उदय सिंह जी के हाथ लग गया था और बड़ी चतुराई से एडीसी वीरमन सिंह जी ने उसे वहां से चुराया, उसकी जगह में एक नकली पत्थर रख दिया। नकली पत्थर? तो इसका मतलब उदय जो पत्थर जौहरी को बेचने जा रहा था वो? जी वो नकली था। तो फिर असली पत्थर का है? बस यूं समझ लीजिए कि कल प्रातःकाल उस पत्थर को न्यायाधीश महोदय के समक्ष रखूंगा, क्योंकि वही अंतिम साक्ष्य है एडीसी वीरमन के अपराधी होने का। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? चल तुझे असल मेघमणि दिखाता हूँ। केडी साहब, आपको नहीं लगता हमें यहाँ पुलिस को साथ लेकर आना चाहिए था? हिंदी फिल्में देखता तो? ऑफ कोर्स सर। पुलिस खेल खत्म होने के बाद ही आती है। चल। ऊंजा नहीं, ये कोई दूंजा है जो इस पत्थर की चमक से खींचा चला रहा है।
उस घोड़े का जो जीन है, पीठ की गद्दी, सैडल, उस पर एक नाम गुधा हुआ है। वो नाम आपका है गौरव सिंह जी। क्या घोड़ा अभी आप ही का है? जी वो हमारा ही घोड़ा है, बादल। असी तो आप अपने घोड़े बादल को शमशेर बनाकर वहां लाते थे, उस कमरे में वहां दौड़ाते थे? जी नहीं, बादल तो हर रात दूसरे घोड़ों के साथ अस्तबल में रहता है, हमारे रक्षक नत्थू की निगरानी में। तो नत्थू साहब, बादल आपकी निगरानी में रहता है। संभवतः आप ही थे जो कल रात बादल पर सवार होकर आए थे मुझ पर हमला करने। आप ही थे क्या हूंजा के रूप में? नहीं साहब। आप नहीं थे? श्योर? जी अब मेरे यकीन मानिए, हम नहीं थे। अच्छा, पर बादल तो आपकी निगरानी में रहता था, तो फिर उसे अस्तबल से कौन लेकर जाया करता था? वो हम नहीं थे, वो तो जरीबा था, विक्रमजीत सिंह का नौकर। वो हमारे सगे मामा का लड़का है। वो कहता था कि उसे घोड़ा चलाना सीखना है, बस कुछ पैसों के लिए मैं उन्हें घोड़ा देता था। तो जरीबा साहब, घुड़सवारी सीख रहे हैं आप, वो भी रातों में? जी वो आपकी तलवार कहाँ चली गई? और वो काला चोगा, मिस्टर तांत्रिक हुंजा? माई बाप, ये क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कमाल कर रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ समझ में ही नहीं आया। क्या बात है, क्या हुआ? याद आया, ये वही कांधा है जिस पर आप कल रात उस घोड़े पर से गिरे थे। वही कांधा है ना? लाइए लाइए, दिखाइए। तुम पाठक साहब, एडीसी वीरमन ने वो जो बयान दिया, वो सारा जुर्म उसने जो कबूल किया, वो वो उनके मन में जो घटनाएं घट रही थी उसका पश्चाताप था। किंतु जब मैंने उनसे कहा कि उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए, तो मेरी बात को वो समझे, मान गए वो मेरी बात। तो तांत्रिक हुंजा उर्फ जरीबा उर्फ काले चोगे में घुड़सवार भी स्पष्ट हो चुका है कि ठाकुर उदय सिंह राठौर की हत्या आप ही ने की। जी हाँ। ये भी स्पष्ट हो चुका है कि पंडित ओमकारनाथ की हत्या आप ही ने की। और विक्रमजीत सिंह की हत्या भी आप ही ने की। नहीं भाई, उनको हमने नहीं मारा, उनको तो इमरती ने। हाँ, इमरती जी ने उन्हें मारा, लेकिन ये षड्यंत्र का रचयिता केवल इमरती तो नहीं, आप दोनों की मिली भगत है, आप दोनों की मिली जुली रास लीला। माई बाप, जब वीरमन सिंह जी ने हमें मणि के बारे में बताया, तो हम दोनों के मन में लालच आ गया, लालच का पर्दा छा गया था हमारी आंखों पर। और उस रात जब छोटी बहू कमरा खोलने गई, तो इमरती से रहा न गया। वो बिना किसी को बताए चुपचाप कमरे में चली गई और मेघमणि ढूंढने लग गई। कौन है? ये क्या कर दिया तूने? ये ठाकुर का क्या कर दिया? मरवा दिया तो मरती। क्या करती? ईमा में कोई ना बचा सकता। मैं डर गई थी, कहीं हुकुम ने मैंने देख लिया तो, इसलिए। अरे अब इसका क्या करें? अब क्या होगा? जरा
मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। सोच, सोचने दे। मारो मातो तो काम नहीं करे हैं, क्या करें? हाँ, एक तरीका है। बोल बोल। छोटी बहू के कमरे में मैंने एक चिट्ठी देखी थी, उसमें 400 एकड़ जमीन के बारे में लिखा था, और वो जमीन के कागज ठाकुर साहब के कमरे में है। बस ये मुझे रास्ता मिल गया इमरती। वो कागज में ठाकुर के कमरे से निकाल के इस कमरे में कहीं रख देता हूँ। और छोटी बहू तो गई काम से, तो एक काम कर, खून लेके उसकी चप्पल पे लगा डाल। और ध्यान रखिए, मैं अभी गया और अभी आया। और इस तरह हमने नलनी बहू को झूठा फंसा दिया। किंतु जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए ये सब किया आपने, वो मेघमणि, वो कहाँ है? नहीं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेघमणि उस तांत्रिक की कब्र में ही दफन होगी, उसकी लाश के साथ। और रात में मैं उसकी कब्र पर पहुंच गया और उसको खोदा तो वो मेघमणि मुझे वहां मिल गई। फिर वो मणि उदय सिंह जी के पास कैसे पहुंच गई? मेघमणि मिलते ही मैं सीधा हवेली गया। कहाँ जा? मिल गई, काम हो गया। मेघमणि मिला, जल्दी से दिखा। क्यों? हवेली आते में लगता है पत्थर कहीं गिर गया। और वो पत्थर हवेली में ही कहीं गिर गया और छोटे हुकुम को मिल गया। उस समय तक शायद उन्हें उसकी कीमत के बारे में पता नहीं था। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। और जब कुल पंडित ओंकारनाथ उस मेघमणि का रहस्य बताने वाले थे, उससे पहले ही तुमने उन्हें मार दिया, तब जाकर के उदय सिंह जी को उस पत्थर का मूल्य पता चला होगा। जी साहब। और उस रात जब छोटे हुकुम उस मणि को बेचने जा रहे थे, हमने रास्ते में उनको मार डाला और वो पत्थर छीन लिया। पर वो तो नकली था। अरे नहीं नहीं जरीबा जी, वो तो असली पत्थर था। नकली पत्थर तो ये रहा मेरे पास, ये देखिए। इसके द्वारा मैंने आपके आंखों में धूल झोंकने का, आपको रंगे हाथों पकड़ने का सफल प्रयास किया। मतलब मेरे पास जो पत्थर था वो असली था? जी। और मैं तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपना सारा खेल बिगाड़ लिया। नहीं 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 नहीं, मेरी बातों में आकर नहीं, अपने ही लालच में आकर। अब ये जो लालच है जो आपने देखा, इसका भुगतान आपको और इमरती जी को एक साथ करना पड़ेगा। आपके बड़े बुजुर्गों ने सिखाया नहीं कि लालच करने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत ठाकुर विक्रमजीत सिंह राठौर, ठाकुर उदय सिंह राठौर और पुजारी ओंकारनाथ की हत्या के जुर्म में जरीबा और इमरती देवी को दोषी मानते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और नल्ली राठौर को बेगुनाह घोषित करते हुए बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. पाठक साहब, 100 बात की एक बात। कभी कभी एक बात में से 100 बातें निकल आती हैं।